यस सर। यार देखो, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था अपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको पांच छह फोर्सेस लिख के दिए थे और मैंने कहा था मोस्टली हम इन्हीं फोर्सेस से डील करेंगे। उसमें हमने दो फोर्सेस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। फर्स्ट इज वेट, कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा mg के बराबर, ये सब चीजें। फिर हमने नॉर्मल फोर्स भी पढ़ लिया था कि हमारा नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग नेचर का होता है और वो कांटेक्ट की वजह से होता है। तो हम हमेशा देखेंगे कि कांटेक्ट कहाँ से हो रहा है और उस हिसाब से हम नॉर्मल फोर्स मार्क कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बस लास्ट क्लास में हमने अपना एक थर्ड टाइप का फोर्स लिखना स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, दैट इज टेंशन फोर्स। और उसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। क्या आप सबको वो पॉइंट्स याद हैं? यस सर। यस सर। तो एक एक करके मेरे को फटाफट बताओ कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए थे। Sir, tensor force always act up, in opposite direction of point of contact. वेरी गुड। इट ऑलवेज एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अब, इट ऑलवेज एक्ट्स टू द अपोजिट, अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्ट्स अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पुलिंग नेचर। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये था कि ये हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। और If a string is massless, frictionless, or inelastic, tension force remains same throughout the string. वेरी गुड, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। तो उस केस में हम कहेंगे कि टेंशन फोर्स हर जगह कैसा होगा? सेम होगा। क्या मैंने आपको एग्जांपल से ये चीज समझा दी थी? नहीं? No, sir. चलो डन, तो करना स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने आपको शायद से इतना तो समझा ही दिया था कि अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने और यहाँ पे किसी स्ट्रिंग से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो बस इतना सोच के बता दो कि इस रोप की हेल्प से, इस स्ट्रिंग की हेल्प से मैं इस ऑब्जेक्ट को किधर मूव करा सकता हूं, लेफ्ट में या राइट में? राइट राइट साइड। बिल्कुल। राइट तो साइड। हमने इतना देख ही लिया था कि यार हम स्ट्रिंग की हेल्प से ना किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग की हेल्प से ऑब्जेक्ट को बस पुल ही कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुल ही कर सकते हैं तो टेंशन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मार्क करना है जिस डायरेक्शन में मैं इसको पुल कर सकता हूं। तो मैं इसको राइट हैंड साइड पुल कर सकता हूं, तो इसलिए मैं इस पे टेंशन फोर्स सिर्फ राइट हैंड साइड ही मार्क करूंगा, दैट इज टी। यहां तक का एग्जांपल क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। गुड। यस सर। अब कुछ लोगों को ये डाउट था कि सर ये अपोजिट टू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आया, ये भी समझा दो। तो देखो, अपोजिट टू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर है? आपको ये चेक करना है कि बॉक्स और जो ये स्ट्रिंग है ये कांटेक्ट में किस साइड आ रही है। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, क्या ये ऊपर आ रही है, क्या ये नीचे आ रही है, या राइट हैंड साइड आ रही है? ये राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अपोजिट बस मैंने टेंशन फोर्स मार्क किया है। डन है इतनी बात? Yes, sir. चलो, यस सर। तो दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। भाई दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, M1 एंड M2, और ये दोनों बॉक्स किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये M1, ये M2, और ये दोनों कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। तो आप मेरे को ये बताओ कि M1 के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा और M2 के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? So M1 की रिस्पेक्ट में M2 की तरफ और M2 की रिस्पेक्ट में M1 की तरफ. तो भाई मुझे दिख रहा है कि मैं M1 को रोप की हेल्प से खींचना चाहता हूं, तो M1 को तो मैं किधर ही खींच सकता हूं? सिर्फ राइट हैंड साइड खींच सकता हूं। तो M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगेगा? राइट हैंड साइड लगेगा। लेकिन मैं अगर M2 की बात करूं तो M2 को मैं किधर खींच सकता हूं रोप की हेल्प से? लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो साइड। इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। क्या ये दोनों टेंशन फोर्स जो मैं मार्क कर रहा हूं ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सर ऑपोजिट। नहीं, अपोजिट तो हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? सर सेम। Same. इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सही सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? हमारे थर्ड पॉइंट के हिसाब से कि भैया जो ये मैंने स्ट्रिंग ली है ये मैं मासलेस लूंगा हमेशा और परफेक्टली इलास्टिक लूंगा जब तक बोला ना जाए। तो इस केस में इसके किसी भी पॉइंट पे मैं टेंशन फोर्स क्यों ना मार्क कर दूं, वो टेंशन फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसलिए सेम दोनों जगह रहेगा। जो टेंशन फोर्स आएंगे वो सेम आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी क्लियर? यस यस सर। सर। थर्ड एग्जाम्पल को समझो।
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, जिसको हम कहते हैं मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। अभी फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी इसके बारे में भी आएंगे। अभी तो बस मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि टेंशन फोर्स मार्क करके बताने हैं। तो ये है M1 और ये है M2। तो आप मेरे को, और ये पुली है, ये एक पूरी सिंगल स्प्रिंग चल रही है, पुली के ऊपर से घूम के आ रही है। तो आप क्या करो, आप मेरे को टेंशन फोर्स बताओ कौन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, M1 के रिस्पेक्ट में, M2 के रिस्पेक्ट में, और साथ के साथ पुली के रिस्पेक्ट में। तो चलो बताओ। तो क्वेश्चन रिपीट कर। बिल्कुल, पहले क्वेश्चन रिपीट। भाई हमने क्या किया, एक पुली ली जो दीवार से लटक रही है स्ट्रिंग की हेल्प से, फिर मैंने एक दूसरी रस्सी ली, एक दूसरी स्ट्रिंग ली, एक जगह कनेक्ट कर दिया M1, और ये पुली के ऊपर घूम के आ रही है, मतलब ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्प्रिंग है, और ये घूम के आ गई, और इधर कनेक्टेड किया है मेरा M2। तो आपको मार्क करनी है सिर्फ डायरेक्शन, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, मेरे को सिर्फ डायरेक्शन बता दो कि M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगेगा, M2 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगेगा, पुली के लिए टेंशन फोर्स किधर लगेगा। M1 के लिए ऊपर upward रहेगा। डाउन। तो अगर आप देखो, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं M1 को रस्सी की हेल्प से सिर्फ ऊपर खींच सकता हूं, नीचे पुश नहीं कर सकता, तो ऊपर लग गया टेंशन फोर्स। M2 के रिस्पेक्ट में सर ऊपर, इधर भी ऊपर ही है। इधर भी ऊपर ही लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं M2 को स्ट्रिंग की हेल्प से बस ऊपर ही खींच सकता हूं, नीचे धक्का नहीं दे सकता, तो इसलिए भी इसके लिए ऊपर ही लगेगा। अब पुली के रिस्पेक्ट में बताओ कि पुली के रिस्पेक्ट में ये वाली स्ट्रिंग मैं किधर मूव करा सकता हूं पुली को, क्या इस रस्सी की हेल्प से मैं ऊपर करा सकता हूं या नीचे करा सकता हूं? ऊपर, नीचे नीचे भाई नीचे ही तो करा सकता हूं। नीचे सर। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं कह रहा हूं इसको रेड कलर ड्रॉ कर दो। भाई मैं रेड कलर की स्ट्रिंग के लिए नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ येलो कलर की स्ट्रिंग के लिए पूछ रहा हूं। तो येलो कलर की जो रोप आ रही है, मैं इस रस्सी की हेल्प से पुली को बस नीचे खींच सकता हूं, ऊपर थोड़ी मूव करा सकता हूं। तो इसके लिए टेंशन फोर्स कहां कहां लगेगा, नीचे, सर नीचे। और इधर भी कहां लगेगा, नीचे। दोनों। अगर आप देखो, मैंने सब जगह टेंशन फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम मार्क करी है। क्यों सेम मार्क करी है? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग चल रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब याद रखो, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो पुली गिवन होगी वो भी मासलेस गिवन होगी। आई रिपीट, आपको जो भी पुली गिवन होगी वो कैसी गिवन होगी, मासलेस गिवन होगी। तो अगर वो आपको मासलेस गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैं मास को 0 अज्यूम कर रहा हूं, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो नेट फोर्स 0 लगने का मतलब क्या है कि भैया इसकी एक्सीलरेशन भी 0 होगी। तो देखो, इस पुली पे नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, टी और टी, तो इस पे रेड वाली स्ट्रिंग में ऊपर कितना टेंशन फोर्स लगना चाहिए जिससे नेट फोर्स 0 बन जाए? 0। समझ में नहीं आया? रिपीट रिपीट। भाई मैंने कहा ये पुली है, इस पुली के लिए दो फोर्सेस लग रहे हैं नीचे। कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं नीचे? इस पुली के लिए एक फोर्स लग रहा है नीचे टी, और ये भी लग रहा है टी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, पहले ये बताओ। सर ऐड ऐड होंगे। तो मतलब अल्टीमेटली मैं देखूं नीचे की तरफ 2t लग रहा है। भाई मैंने कहा नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि एक और फोर्स आना चाहिए जो इसके अपोजिट आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बोलाना चाहिए। 2T कितना ऊपर टेंशन भी। फोर्स लगेगा, 2T 2t। तो याद रखो, ऊपर टेंशन फोर्स 2t लगेगा, तभी नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। 0। 0। क्या टेंशन फोर्स ये वाला भी मार्क करना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं और डिटेलिंग में। डन सर। वेरी गुड साहित्य। डन सर। ओके, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं भाई। याद रखो, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का।
भाई क्वेश्चन है कि इस टाइप का हमें एक सिस्टम गिवन है, यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है। इस ऑब्जेक्ट का वेट गिवन है 300 न्यूटन। ये वाला एंगल गिवन है 90, ये वाला एंगल गिवन है 37 डिग्री। तो अगर आप देखो टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रिंग है, इधर इधर टोटल हमारे पास 3 स्ट्रिंग है। ये हो जाएगी स्ट्रिंग ए, ये हो जाएगी स्ट्रिंग बी, और ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो इन तीनों स्ट्रिंग्स में, टी ए टी बी टी सी, ये तीनों टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने हैं इन स्ट्रिंग्स में। पहले सब इतना चेक कर लो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है? सर रिपीट कर दो एक। रिपीट करना है बिल्कुल। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा कि सपोज ये एक दीवार है, ये हमारी सीलिंग है, कुछ इस टाइप का इमेजिन कर लो। इनके बीच में हमारे पास टोटल 3 स्ट्रिंग्स है, 3 रस्सी है। ये वाली स्ट्रिंग बी, ये वाली स्ट्रिंग सी और ये वाली स्ट्रिंग ए। ये सब तीनों की तीनों स्ट्रिंग पॉइंट ओ से कनेक्टेड है। ये एंगल बना रही है 90, ये एंगल बना रही है 37 डिग्री। मैंने स्ट्रिंग ए से एक बॉक्स लटका दिया है और उस बॉक्स का मेरे को क्या गिवन है, वेट गिवन है। कैसे पता चला कि ये वेट है, क्योंकि मैंने 300 क्या लिखा है, न्यूटन। न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, तो ये वेट है। तो क्वेश्चन इतना कह रहा है कि आप टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करो तीनों स्ट्रिंग्स में, कि तीनों स्ट्रिंग्स में कितना कितना टेंशन फोर्स लग रहा होगा जब ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? Where all net forces is वेरी zero. गुड, कि नेट फोर्स हर चीज पे जीरो लग रहे होंगे, हर चीज पे जीरो लग रहे होंगे। अब बस पहले इतना चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सॉल्व करना मैं समझाऊंगा। Yes, It's a sir. question. Yes, sir. तो हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना हम टेंशन फोर्स मार्क करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स मार्क करूं, तो मेरे को बस इतना सोच के बताओ बॉक्स के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? Upward. नीचे Upward. वेरी गुड। सबको आई होप ये बात तो क्लियर होगी ना कि टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बढ़िया भाई बढ़िया, टीए। अब क्या करना है, नीचे लग रहा होगा वेट, और वेट मेरे को ऑलरेडी गिवन है 300 न्यूटन। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब मेरे को बताओ पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में सी वाली स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा, और बी वाली में किधर लग रहा होगा, और नीचे वाली स्ट्रिंग में किधर लग रहा होगा। अगर पॉइंट ए को मेरे को पुल करना है तो इस तरीके से सोचो कि मैं पॉइंट ओ को खींचना चाहता हूं इन 3 रस्सियों की हेल्प से। तो इन 3 रस्सियों की हेल्प से मैं इस पॉइंट ओ को किधर किधर खींच सकता हूं, सोचो। तो मेरे को बताओ स्ट्रिंग बी की हेल्प से आप पॉइंट ओ को किधर खींच सकते हो, लेफ्ट में या राइट में? Right. Sir, right. इधर 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 लेफ्ट में। राइट में तो हम धक्का दे ही नहीं सकते, हम लेफ्ट में खींच सकते हैं। तो इधर टेंशन फोर्स इसके लिए इधर लगेगा। क्या ये बात समझ में आई है? Yes, sir. स्ट्रिंग Yes, सी sir. की हेल्प से तो मैं इसको ऊपर ही खींच सकता हूं सिर्फ। तो टेंशन फोर्स सी में कहां लगेगा? ऊपर। और ए वाली स्ट्रिंग की हेल्प से मैं किधर खींच सकता हूं पॉइंट ओ को? Downward. डाउनवर्ड्स। बहुत बढ़िया। अब सब लोग चेक कर लो, मैंने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए हैं। अब कैलकुलेट करना सीखेंगे, पहले बस यहां तक चेक कर लो। डन? Done, sir. Yes, Yes, sir. बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ने हमें पहले से कह रखा है कि नेट फोर्स हर चीज पे जीरो लग रहे हैं। तो पहले बॉक्स पे देख लेते हैं कि भाई बॉक्स पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब मैंने बॉक्स को देखा तो मैंने देखा भाई बॉक्स पे 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन से 2 फोर्स लग रहे हैं? नीचे लग रहा है 300 और ऊपर कौन सा लग रहा है? टी है। तो डायरेक्टली ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो टी ए की वैल्यू कितनी आ गई? Zero. Sir 300 Newton. 300 न्यूटन। चेक करो पहला आंसर समझ में आया? Yes, sir. चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं, हमने बॉक्स का काम तो हटा दिया। अब पॉइंट ओ के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ओ के बारे में भाई मैंने देखा पॉइंट ओ पे ना टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक नीचे की तरफ। ये वाला फोर्स था टी सी, ये वाला फोर्स था टी बी और ये वाला फोर्स था टी ए। अब नेट फोर्स जीरो करना है मेरे को नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब मेरे को फोर्स इक्वल चाहिए और अपोजिट चाहिए। तो मेरे को बताओ क्या टी बी के अपोजिट क्या इधर आपको कोई फोर्स मिल रहा है? नहीं।
No, No. क्या टीसी के अपोजिट कोई फोर्स मिल रहा है नीचे की तरफ? No, sir. No, टी ए के अपोजिट कोई फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ? No, sir. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, हम टीसी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि ये भैया फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो खुद सोचो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री, तो ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? टीसी कॉस, cos 37. 37 ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो गई? TC sin 37. 37 डिग्री। तो देखो, अब आपको टी ए के अपोजिट भी फोर्स मिल गया, टी बी के अपोजिट भी फोर्स मिल गया, और इस वाले फोर्स का काम खत्म हो गया। तो अब अपनी इक्वेशन बनाओ और कैलकुलेट करना चालू करो। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी कि टी ए इज इक्वल्स टू टी सी साइन 37, और दूसरी इक्वेशन बन रही है टी बी इज इक्वल्स टू टी सी कॉस 37। अब आप एक चीज देखो, आपको टी ए की वैल्यू पता है 300 न्यूटन इक्वेशन 1 से। आपको साइन 37 की वैल्यू निकालना मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया है, आपको याद होनी चाहिए। तो क्या आप टीसी की वैल्यू निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. एक बार आपने टीसी की वैल्यू निकाल ली, तो इस वाली इक्वेशन में आपको टीसी की वैल्यू पता है, कॉस 37 की वैल्यू पता है, तो फिर आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? टी बी की वैल्यू निकाल लोगे। तो इसको कैलकुलेट करो और मेरे को सारे आंसर्स बताओ कितने कितने आ रहे हैं। चलो लगो काम पे, और चेक कर लो अच्छे से कि कोई डाउट ना हो, डाउट हो तो पूछ लो। Sir, TC की वैल्यू 500. बिल्कुल सही है साहित्य। साहित्य भागे को कैलकुलेट करना देना, अब टीबी का आंसर मत बताना। लक्ष्य हो जाएगा ना कैलकुलेट? लक्ष्य, महेश, यस सर। ठीक है। प्रज्वल, आप मेरे को टीबी का आंसर बताओगे कि टीबी की वैल्यू कितनी आ रही है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। और चलो देखते हैं। महक बिल्कुल सही है, संजना बिल्कुल सही, सुहानी बिल्कुल सही, धन्यवाद हेमराज, धन्यवाद। आंचल बिल्कुल सही है। तो चलो साथ साथ सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली, ये ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो मेरे को पता है टीसी हो जाएगा टी ए, और साइन 37 नीचे आ जाएगा। टी ए की वैल्यू गिवन थी 300, पीछे देख सकते हो आप, और डिवाइडेड बाय साइन 37। तो भैया हेमराज आप ही बता दो साइन 37 कितना होता है? सिर्फ 4/5। साइन 37 होता है 3/5, याद रखो। साइन 37 कितना? 3/5। तो साइन 37 की वैल्यू रखो 3/5, और चेक करो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। भाई कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है कि 37 और 53 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? नहीं, चलो। तो 3/5, 5 गया ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। अब बस इसकी वैल्यू यार इधर रख दो, टीबी कैलकुलेट कर लो, तो टीबी हो जाएगा 500, 500 इंटू कॉस 37। कॉस 37 होता है 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया 400 400 Newton. न्यूटन। बिल्कुल पलमिंदर, बिल्कुल सही। तो इसको कंप्लीट करें और चेक करें, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अरे थैंक यू सो मच यार हेमराज, थैंक यू सो मच।
चलो भाई सब लोग कैलकुलेट कर लो, चेक कर लो। करें आगे? यस सर। चलो डन। Yes, sir. चलो बढ़िया Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो अब यार थोड़ा सा है ना वापस से अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अब उसकी चीज की काम जरूरत पड़ेगी। हमने लास्ट क्लास में किया था नॉर्मल फोर्स, ठीक है? तो अब उसी को थोड़ा सा और डिटेलिंग में जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज काम आने वाली है। तो अब आते हैं नॉर्मल फोर्स पे वापस से। यार मैं अगर आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज ये है ना वेइंग मशीन है, जिसपे खड़े होकर हम अपना वेट देखते हैं। ये एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर सपोज पर्सन खड़ा है, मैं खड़ा हूं। तो अगर आप देखो और मेरे को बताओ कि वेइंग मशीन कौन सा फोर्स मेजर करके देती है, वेट, मास, या कौन सा फोर्स मेजर करके देती है? वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, ये सोच के बताना है आपको। सर नॉर्मल फोर्स। भाई जी। बहुत बढ़िया। भाई याद रखना, हमारी जो वेइंग मशीन है वो हमारा वेट नहीं बताती, वो नॉर्मल फोर्स बताती है। अगर ये पर्सन वेइंग मशीन पे खड़ा है तो इस पर्सन के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन से दो फोर्सेस लग रहे होंगे? एक नीचे लग रहा होगा वेट mg, और एक ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं तो मतलब कांटेक्ट हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि भैया ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स इस केस में किसके बराबर आएगा? वेट के बराबर आएगा। तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि वेइंग मशीन हमें वेट बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेइंग मशीन हमें वेट नहीं बताती, वेइंग मशीन हमें नॉर्मल फोर्स बताती है। और इस वाले केस में हमारा जो वेट है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर आ रहा है, तो इसलिए बस हमें ऐसा ही लगता है कि वो वेट बता रही है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। क्या डिटेल में जा रहे हैं? हेडिंग लिखो, apparent weight of a person, apparent weight of a person in a moving lift। याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, of a person in a moving lift। पहला केस, थोड़ा आप इसको डिटेलिंग में समझें और चेक करना। भाई मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट के फ्लोर पे मैंने वेइंग मशीन रख दी। ये है हमारे पास वेइंग मशीन। इसके अंदर कोई पर्सन खड़ा है। पर्सन का मास ले लो m, कि पर्सन खड़ा है m, और ये जो लिफ्ट है ये है रेस्ट पे। तो मेरे को बताओ पर्सन पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? तो पर्सन पे लग रहे होंगे दो फोर्सेस। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होगा? सर जीरो। Zero. Zero. तो होने का मतलब है कि n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? Zero. MG. mg क्योंकि ये नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए। तो n किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। अभी नोट डाउन मत करना, पहले समझ लो। क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. रिपीट करना है? ठीक है रिपीट। भाई मैंने कहा कि लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर पे, लिफ्ट की जमीन पे हमने वेइंग मशीन रख दी, ताकि मैं अपना वेट देख सकूं कि मेरा वेट कितना आ रहा है। और उसके ऊपर पर्सन खड़ा है। तो मैंने देखा कि भाई पर्सन के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे लग रहा है mg, उसका वेट, और एक लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में है ये, तो इसलिए इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। लिफ्ट मेरी रेस्ट पे है। अगर लिफ्ट मेरी रेस्ट पे है तो मैंने आपको कल मतलब लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होता है? जीरो, मतलब बैलेंस्ड। भाई नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि फोर्सेस इक्वल होंगे, और कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। तो n के अपोजिट कौन सा फोर्स आ रहा है? mg, तो ये दोनों इक्वल होंगे। n किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir, understood. ठीक है Yes, sir. डन। वेद चेक करके बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है संजीव, अपना कैमरा ऑफ ही रखो दोस्त। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपको नोट करने का टाइम दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, पहले आप समझो बस। दूसरा एग्जांपल में क्या कह रहा हूं, फिर से वही चीजें हैं सेम, कि लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर पे वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर पर्सन, पर्सन का मास m। भाई मैं कह रहा हूं कि अब जो ये लिफ्ट है ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है
तो मेरे को फिर से बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 0. वेरी गुड। याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट दोनों केसेस में नेट फोर्स 0 होता है। तो Written नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? mg mg के के बराबर आएगी। तो मैं आपसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, पहले दो केसेस से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब लिफ्ट रुकी हुई है या तो लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इन दोनों केसेस में वेइंग मशीन मेरा एक्चुअल वेट शो करेगी। जितना मेरा एक्चुअल वेट है वो उतना ही शो करेगी। लेकिन तीसरा केस में ऐसा नहीं होगा। तीसरा केस क्या है कि भैया ये लिफ्ट है, और जनरली यही होता है प्रैक्टिकल में, तीसरा केस और फोर्थ केस होता है, ये वेइंग मशीन और इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा है। मैं कह रहा हूं कि अब ये लिफ्ट क्या है? ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या अब की बार नेट फोर्स 0 आएगा? नो सर। अब की बार 0 नहीं आएगा। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये मैंने मान लिया कि ये लिफ्ट नीचे जा रही है किसी एक एक्सेलरेशन के साथ, नीचे जा रही है। तो अब देखो फोर्सेस नीचे लग रहे होंगे mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है समझना अभी से, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे को बताओ नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स? भाई नेट फोर्स कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। और अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो याद रखना mg और n ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन किसको पहले लिखूं? mg माइनस n लिखूं या n माइनस mg लिखूं? सर n माइनस mg। तो संजना एक चीज याद रखो, चेक करो ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? mg minus n होगा. नीचे जा रही है। तो मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तभी तो लिफ्ट नीचे जा रही है। Yes, sir. तो mg इधर मैं minus लिखूंगा mg माइनस minus n n. इज इक्वल्स टू ma, MA. नेट फोर्स के बराबर। लिफ्ट क्या मेजर करती है? नॉर्मल फोर्स। तो मैं नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो n को भेजो इधर, ma को भेजो इधर, तो n की वैल्यू आएगी mg माइनस ma। तो इधर mg में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये लिफ्ट मेरा एक्चुअल वेट शो करेगी, कम शो करेगी या ज्यादा शो करेगी? सर कम। वेरी गुड। तो याद रखो कि अब की बार लिफ्ट मेरा कम वेट शो करेगी, और उसी चीज को हम कहते हैं अपैरेंट वेट। तो याद रखना इधर जो वेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड नजर आएगी। क्या थर्ड वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? yes sir गुड। Yes, sir. मैं नोट करने का फिर से बोल रहा हूँ, नोट करने का टाइम दूंगा, पहले आप केसेस समझ लो। नेक्स्ट केस आप अपने आप सोच के बताना क्या क्या करना है। लिफ्ट है, वेइंग मशीन, लिफ्ट अब की बार ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से। तो मेरे को बताओ अब की बार मैं क्या इक्वेशन लिखूं? n minus mg. n is equal to वेरी गुड। तो हमें पता है नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। लिफ्ट अब की बार ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? n n, नॉर्मल फोर्स, normal माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ma नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये उधर चले जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा mg प्लस ma। तो इस केस में हमारा क्या होगा? वेट ज्यादा शो होगा। ज़्यादा क्या चारों सिचुएशंस क्लियर हैं? yes sir बढ़िया। तो मैं बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड पे कर रहा हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे, यहां से नोट करना चालू करो और चेक करके बताना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि आपको नेट फोर्स इक्वल्स टू एम से इक्वेट करना है, लेकिन बस आपको इतना देखना है कि नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, मतलब कौन सा फोर्स पहले लिखूंगा और कौन सा फोर्स बाद में लिखना है, बस इतना ही चेक करना है। बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है। Excuse me, sir. हाँ बोलो साहित्य। सर इक्विलिब्रियम के सभी केसेस में मतलब एक्सेलरेशन 0 ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है या तो रेस्ट पे है या मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है, मतलब नेट फोर्स 0। और बिल्कुल। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा. हाँ वहां पे एक्सेलरेशन गिवन होगा, फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू. ओके।
अर्चिता चेक करके बताओ, कोई डाउट? No, sir. ओके, अनुराधा? क्या बात है भाई, नीट में मेरे को तो लड़के कुछ दो तीन ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी क्या लड़कियां ही भरी पड़ी हैं। चलो एक दिखा, प्रशांत? यस सर। ठीक है, सक्षम? यस सर, यस सर। डन 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 भैया, डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड। भाई जैसे सबका नोट हो जाए प्लीज बता देना, मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। Sir, done. डन? Sir, done. No, sir. नहीं, हाँ ठीक है, गुड पलक, ठीक है। Done. डन। चलो पलक, हो गया आपका? Yes, sir. ओके, चलो फोर्थ केस। और सिमिलरली यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर देता हूं लास्ट केस। लास्ट केस क्या है? फ्री फॉल। कि जो हमारी लिफ्ट है, अज्यूम कर लो कि लिफ्ट का जो ऊपर का वायर होता है वो टूट गया है, फ्री फॉल गिर रही है लिफ्ट। फ्री फॉल मतलब नीचे जो ये लिफ्ट गिर रही है वो कितनी एक्सेलरेशन से गिर रही होगी? जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई ना। फ्री फॉल मोशन इन अ प्लेन में तो पढ़ा है, फ्री फॉल का मतलब क्या -g। होता है? बिल्कुल, -g से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। तो इस केस में मेरे को बताओ कि नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, चलो अपने आप कैलकुलेट करो। कि फिफ्थ केस में नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। रिम्पी, इसका आंसर आप बताओगे? सलोनी? चलो तो लेट्स डिस्कस। भैया नीचे लग रहा होगा वेट, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। तो अब की बार ये लिफ्ट नीचे गिर रही है, तो कौन सा फोर्स पहले लिखना है? Sir, mg. वेरी गुड, mg। नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा, mg माइनस n इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, जो कि होता है ma। लेकिन हमें एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन कितनी है? वो g है। -g. माइनस तो साइन इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड्स लगती है, तो g हो गया। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो n हो जाएगा हमारा 0। अब आप मेरे को इतना बताओ, n 0 होने का मतलब क्या है? तो ये कांटेक्ट में नहीं है इसकी वजह वेरी से। गुड, नो कांटेक्ट। तो मतलब जब हमारी लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पर्सन का कांटेक्ट वेइंग मशीन से हट जाएगा, मतलब हमारा पर्सन फ्लोट करने लगेगा और वो जाके सीलिंग से टकराएगा। डन है इतनी सी बात? Yes, sir. चलो बढ़िया। Yes, sir. तो भैया चौथा और पांचवा दोनों केस कंप्लीट करो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। Done, sir. डन, बढ़िया। चलो, तो अब यार यही सब चीजें अप्लाई करनी है। हेडिंग लिखो अभी इस चीजों की, क्या करना है? लिखो हेडिंग, मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या है? मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज का मतलब है कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो दूसरे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है
वो उस पर डिपेंड कर रही है। हाँ हेमराज बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा हेमराज की कितना मजबूत उसकी सर है। डन। चलो टॉपिक से मत भटको, फिर से आ जाते हैं। भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या है कि हमारे एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमारा सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट केस होता है एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाई भी। एटवुड्स मशीन में क्या होता है, हमारे पास एक पुली होती है और इस टाइप के दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं M1 M2। सपोज ये ले लो M1, ये ले लो M2, ये पुली जो कनेक्टेड है किसी एक स्ट्रिंग से। मैंने अज्यूम कर लिया M1 बड़ा है M2 से, तो बस आप इतना बताओ M1 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे और M2 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, भाई बता दो। M1 पे 2, M1 पे 2 लग रहे होंगे, नीचे एक लग रहा होगा M1G और ऊपर कौन सा लग रहा होगा। टेंशन फोर्स। बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैं M2 के लिए पूछूं तो M2 के लिए भी दो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन से दो फोर्सेस, एक लग रहा होगा M2 और एक ऊपर लग रहा होगा टेंशन। टेंशन। अब भाई मैंने कहा कि M1 बड़ा है M2 से, अगर M1 बड़ा है M2 से तो M1 नीचे जा रहा होगा और M2 कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। सिंस M1 और M2 भाई ये दोनों एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो अगर M1 जितना नीचे आ रहा है M2 क्या उतना ही ऊपर जाएगा या वो कुछ अलग जाएगा ऊपर। उतना ही जाएगा। उतना ही ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा। तो भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, समझो फिर से। भाई मैंने कहा M1 और M2 एक ही स्ट्रिंग से एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो जितना M1 नीचे आएगा उतना ही M2 ऊपर जाएगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, मतलब ये ऑब्जेक्ट वन ले लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, velocity, वेलोसिटी। याद रखना इन दोनों की Velocity. वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। Same. अगर अब मैं वेलोसिटी को भी टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। याद रखना इन दोनों Acceleration. की एक्सीलरेशन भी सेम होगी। तो हम इसमें क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है किसी एक एक्सीलरेशन ए से, तो ये ऊपर जा रहा है किसी सेम एक्सीलरेशन ए से। अब पहले यहां तक का चेक कर लो, जहां तक जो भी मैंने बोला क्या वो चीजें बिल्कुल क्लियर है माइंड में। Yes, sir. यस। Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब भैया हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाना चालू करेंगे M1 के लिए। कैसे इक्वेशन, जैसे हमने पीछे बनाई है बिल्कुल वैसी इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा कि भैया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मेरे को बताओ F नेट कितना लिखूं M1 के लिए। सर M1G minus T। वेरी गुड भाई, ये M1 नीचे जा रहा है तो इसके लिए नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे M1G माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स दैट इज M1A। इक्वेशन 1 आई होप सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यस सर। Yes, sir. अब मेरे को M2 के लिए बताओ इसी तरीके से कि M2 के लिए क्या लिखूं मैं। T minus M2G। बहुत बढ़िया। T. M2 ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। आपको इन दो इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A और T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं आपको दिख रहा है एक T माइनस में है एक T प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। इधर G कॉमन ले लो, इधर A कॉमन ले लो,
तो मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चेक करो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया, क्या वो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरी एक चीज सुनो। यार हमारे पास है ना मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज के बहुत सारे केसेस, मतलब कुछ भी डायग्राम बन सकता है, बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला केस है। तो अब एग्जाम में आप इस तरीके से डिराइव करने नहीं बैठोगे कि हाँ भाई मैं फोर्स मार्क करता हूं और फिर इक्वेशन को ऐड करता हूं फिर सॉल्व करता हूं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ इस वाले केस के लिए, ठीक है? इतना कर लोगे? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. लेकिन ये मैं याद रखने के लिए जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ आज की क्लास के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ आज की क्लास के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और उससे अपने आप ही ये फॉर्मूला आ जाएगा विदाउट एनी डेरिवेशन। लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अगर मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी बता दी तो आप सॉल्व करना नहीं समझोगे, इसलिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। सबका नोट डाउन भी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो फिर। Yes, sir. तो ऐसा करता हूं, मैं आपको नेक्स्ट केस देता हूं। नेक्स्ट केस आप थोड़ा सा अपने आप सोचना कि कैसे कैसे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट केस, भैया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और ये ऑब्जेक्ट है m2 और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो ये ले लो कि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला पार्ट हम जो पढ़ रहे हैं, क्या उसमें मैं कहीं पे भी फ्रिक्शन लूंगा? No, sir. No, तो sir. याद रखना कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अज्यूम कर लो कि ये नीचे आ रहा है और ये राइट हैंड साइड में जा रहा है। हमारा टारगेट क्या होता है कैलकुलेट करना, याद रखो हमारा टारगेट क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेट करना, कि भैया दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन कितनी है। हमें ये फाइंड करना होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन कितनी है। तो अब फिर से सोच के बताओ कि m1 और m2 इन दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग। Same. तो एक बार बताओ m1 और m2 एक ही रस्सी से कनेक्टेड है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मतलब जितना m2 नीचे आएगा उतना ही m1 कहाँ जाएगा? Sir, right side. Right. क्या ये पॉसिबल है क्या कि m2 5 मीटर नीचे गिर जाए लेकिन m1 10 मीटर आगे बढ़ जाए? No, sir. No, No, sir. sir. तो भैया दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो दोनों की एक्सीलरेशन भी कैसे आएगी? सेम। Same. Same आएगी. तो याद रखना इधर a1 a2 कुछ नहीं है, इधर अल्टीमेटली सिर्फ a है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब मार्क करना शुरू करते हैं फोर्सेस। m2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो. वेरी गुड। दो. कौन कौन से? एक M2G और एक ऊपर T. ऊपर वाली अरे साइड बहुत पे T. बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कोई मत बताना, किसी एक से पूछूंगा। शगुन आप बताओ m1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? शगुन। रेणुका। यही चेक करना है कौन कौन बच्चे बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड है। निवेदिता। Sir, 1. कौन सा? Right side को. हाँ कौन सा? चलो डन, इतना भी काफी है। तो याद रखो m1 पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज T और राइट हैंड साइड में। लेकिन अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने एक ही फोर्स क्यों मार्क किया इस पे तो बल्कि और भी फोर्स लग रहे होंगे। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? Sir, weight and Sir, normal. weight. Weight and normal. Weight नीचे को लगेगा. Normal. वेरी गुड, वेट Yes, और sir. नॉर्मल। Normal. लेकिन एक बात मेरे को बताओ, ये ऑब्जेक्ट क्या ऊपर नीचे मूव कर रहा है? No, sir. No, No, sir. sir. ऑब्जेक्ट सिर्फ राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ही बताया था, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा
क्या मेरे को उस डायरेक्शन में फोर्स मार्क करने से कुछ फायदा मिलेगा? No, No, sir. sir. No, तो sir. इसलिए मैंने नॉर्मल फोर्स और M1G मार्क नहीं करे। हालांकि इस पे लग रहे हैं लेकिन मैंने मार्क नहीं करे। समझ में आ जाएगा सबको बाद में क्यों नहीं मार्क करे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डन। तो अब इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले M2 के लिए लिखता हूं। तो M2 के लिए इक्वेशन क्या आएगी? M2 के लिए इक्वेशन आएगी, ये नीचे जा रहा है तो M2G माइनस T Minus. इज इक्वल्स टू M2A। M1 के लिए क्या इक्वेशन आएगी? M1 तो बेचारा एक ही बैठा है फोर्स, उस पर तो कोई और फोर्स लग ही नहीं रहे, तो T इज इक्वल्स टू M1A। चेक कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. वेद आपने कुछ कहा क्या? No, sir. चलो ठीक है। तो यार इन दोनों इक्वेशन को आप फिर से ऐड कर दो और मेरे को फाइनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता दो क्या आ रहा है। सब लोग लगो काम पर, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो तुम देखो। मेरे को अल्टीमेटली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दे दो कि एक्सीलरेशन कितना आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया बाकी किसी केस का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद मत रखो, सिर्फ पहले केस इस वाले का याद रखना। इसका तो बस मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। Sir, M2G upon M1 plus M2. Yes. वेरी गुड साहित्य, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इन दोनों M- इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा रहा हूं। इक्वेशन मेरे पास आई थी M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A और T इक्वल्स टू M1A। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास बस एक साइड बचेगा M2G और दूसरी साइड क्या बचेगा? M1 प्लस M2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सॉल्व करने का तरीका देख लो, क्लियर है या नहीं? Clear. Clear, sir. Sir, चलो clear है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं। क्वेश्चन सर के फॉर्म पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दो। बिल्कुल मन्नत है लो। तो भाई तीसरा वाला आपको मैं प्रॉपर 3 से 5 मिनट दूंगा, आप सबको वो खुद सॉल्व करना है। मन्नत हो गया है? यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो तो भैया तीसरा केस लो और सॉल्व करो। डायरेक्शन देखो क्वेश्चन में ना कभी भी बोली नहीं जाएगी कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर जा रहा है, ये कभी भी बोला हुआ नहीं जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्शन आपको खुद को अज्यूम करनी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो, आंसर गलत नहीं आने वाला। बस आंसर में क्या फर्क आएगा, या तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगी या तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगी। अगर आपकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गई तो मतलब जो डायरेक्शन आपने सोची है आपने मानी है वो बिल्कुल सही है। अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो बस इतना है कि जो डायरेक्शन आपने सोची है चीजें बिल्कुल उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस Yes, सर। yes, sir. तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये M1 नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, M2 नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया है। बस मैंने ये कहा एक इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा, उसके ऊपर रखा है M1, M1 से एक रस्सी आई और वो कनेक्टेड है M2 से, तो इनकी एक्सीलरेशन फाइंड करके देनी है। तो आराम से टाइम लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और आंसर मत बताना, मैं एक एक करके ही पूछूंगा।
अनीश कैलकुलेट हो रहा है? यस सर। ठीक है। ध्रुव? यस सर। ठीक है। ध्रुव तुम शांत मत बैठा करो यार। ओके सर। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि फालतू बकवास कर रहे हैं, मतलब आंसर ही देना है। अभिनव? यस सर। क्या बात है यार, तुम्हारा जो डिस्प्ले है 80 बड़ा शानदार है। भैया कहाँ से लिया तुमने ये? चलो मुद्दे की बात बताओ, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? सर कर लिया। कर लिया, चलो। तो किससे, किसी और से पूछेंगे, लेकिन मृदुल बताएगा। मृदुल? मृदुल हो गया सॉल्व? हेमराज तुमसे हो गया सॉल्व? नो सर। ठीक है, 1 मिनट और लो, देखते हैं। और इसका आंसर मेरे को संजीव बताएगा। संजीव इसका आंसर बताओगे? संजीव? आंसर के नाम पे सब गायब। चलो तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर मैं M2 पे फोर्स मार्क करूं तो M2 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? 2 फोर्स लग रहे होंगे। सब अपना आंसर वेरीफाई करना भाई। M2 पे नीचे फोर्स लग रहा होगा M2G, और ऊपर लग रहा होगा हमारे पास, दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन। बिल्कुल। इधर भी लग रहा होगा टेंशन फोर्स T, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई? नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? M1G। M1G जी साइन साइन थीटा। साइन भाई थीटा। याद रखो, लास्ट क्लास में किया था, मैंने बताया था वेट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे हमेशा जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो इधर हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, तो इसलिए मैंने वेट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो अब इसको क्या करना है? इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए इक्वेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं M2 के लिए। तो M2 के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन अज्यूम करो कि कौन किधर जा रहा है। तुम जैसा आप लोग कहो। महेश तुम बता दो किसको किधर लूं, कौन नीचे कौन ऊपर? सर डाउनवर्ड ले लो। थोड़ा जोर से बोलो दोस्त, समझ में नहीं आया। डाउनवर्ड ले लो। M2 को? यस। चलो डन। तो M2 को लिया डाउनवर्ड्स और इसको लिया ऊपर। तो M2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन 1। M1 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए बन जाएगा T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल्स टू M1A, क्योंकि टेंशन के अपोजिट M1G साइन थीटा आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को फिर से ऐड कर दूंगा जैसे अब तक करते आ रहे हैं। टेंशन फोर्स कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारे पास आएगा M2G माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एक कॉमन ले लूंगा तो M1 प्लस M2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा M2G माइनस M1G साइन थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
m1 प्लस m2। भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चेक करो, कोई दिक्कत कोई समस्या इस क्वेश्चन में? नो सर। बढ़िया, No No, problem. sir. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ जाऊं आगे? Yes, sir. Sir. Yes. चलो, अब इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे पोल कंडक्ट और सब लोग आंसर देंगे। हल्का सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है। ये एंगल मेरे को गिवन है 30 डिग्री। यहाँ पे रखे हैं दो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश को की बैठ के तो पलक पलक माइक म्यूट करो। चलो भाई, ये है कुछ क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट सी। ऑब्जेक्ट ए का मास मेरे को गिवन है 1 kg। ऑब्जेक्ट बी का मास गिवन है 2 kg। ऑब्जेक्ट सी का मास हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखो। हाँ हेमराज, तभी तो कह रहा हूँ भाई म्यूट रखा करो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कब तुम्हें मार पड़ रही है, कब डांट पड़ रही है। फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक सी, find the mass of block C such that system remains at rest। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है। हमने इंक्लाइन प्लेन लिया और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अब की बार हमने दो बॉक्स रखे हुए हैं, ए और बी। ए का मास 1 किलो, बी का मास 2 किलो। हमें सी का मास फाइंड करना है, लेकिन सी का मास इस तरीके से फाइंड करना है जिस तरीके से हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहे। मतलब हमारा सिस्टम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम रेस्ट पे है। और मेरे को बताओ इधर कितनी स्प्रिंग्स हैं? 1, इधर 2. स्प्रिंग दो हैं। 2, एक तो ए और बी के बीच में है और एक बी और सी के बीच में है। तो याद रखो इधर दो टेंशन फोर्स होंगे, एक T1 होगा तो दूसरा T2 होगा। तो एक बार इस पे टेंशन फोर्स मार्क करो और कैलकुलेट करो। आपको ऑप्शन तो दिए ही नहीं मैंने, आपको ऑप्शन दे देता हूं। सब लोग इतने पहले कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड दिस इज समथिंग अराउंड 2 kg। और ये C 1 kg एंड D 1.5 kg। पोल 2 मिनट बाद कंडक्ट करूंगा ताकि तब तक सब किसी का खुशी को सॉल्व हो जाए। पल्लवी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। ठीक है। पारुल? yes, sir. ओके। वेद? Yes, sir. ठीक है भाई, लास्ट एक और मिनट फिर पोल कंडक्ट होगा।
चलो, लेट्स कंडक्ट द पोल। भाई कैलकुलेट करके आंसर देना है, चाहे सही आए चाहे गलत आए, लेकिन कैलकुलेट करके देना। ये मत करना कि तुक्का मार रहे हो, वो चीज मत करना। भाई अभी तक सिर्फ 43% पे गाड़ी रुक गई है, सिर्फ 43% तक बच्चों ने दिया है, 48%, जस्ट 50% स्टूडेंट्स। भाई लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो भाई, दैट्स इट। तो मेजॉरिटी जनता ने दिया है भैया आंसर ए, दैट इज 3 kg। तो कैलकुलेट करके देखेंगे कि आंसर 3 kg सही है या नहीं। तो चलो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट सी पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, तो बताओ ऑब्जेक्ट सी पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। 2 वेरी गुड। 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे लग रहा होगा इसका मास और ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। ऑब्जेक्ट बी पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, ऐसा 2 करते हैं। टेंशन। वेरी गुड। ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक एक करके ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये भैया ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट सी हमने देख लिया कि 2 फोर्सेस लग रहे थे, एक नीचे लग रहा था mcg और एक ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया ऑब्जेक्ट बी के बारे में बताओ कि ऑब्जेक्ट बी पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बी पे 2 टेंशन फोर्स लग रहे होंगे, क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक ऊपर लग रहा होगा, एक नीचे लग रहा होगा। ऊपर वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, टी होगा, क्योंकि एक स्प्रिंग में टेंशन फोर्स सेम होता है। तो नीचे वाले को क्या नाम दे देते हैं, नीचे वाले को T1 नाम दे देते हैं। चेक करो यहां तक कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. लेकिन एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम बी जी theta. साइन थीटा। ठीक है इतनी बात। Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़िया। लास्ट ऑब्जेक्ट ए के लिए बताओ कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। एक T1 लगा होगा। वेरी गुड। एक ऊपर लग रहा होगा T1 और एक नीचे लग रहा है m1g साइन थीटा। चलो मतलब एम ए। चलो तो अब इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। यार क्वेश्चन में एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है हमें, क्या दी हुई है कि मेरा सिस्टम रेस्ट पे है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कैसा होगा, 0। Zero. मतलब सारे फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। इस केस में मैं उनको एम ए से इक्वेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली अपोजिट फोर्स को वो कर दूंगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट सी के लिए देखूं तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी T इक्वल्स टू mcg। ऑब्जेक्ट बी की अगर बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी कि T इज इक्वल्स टू T1 प्लस mbg साइन थीटा। और अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करूं तो ए की इक्वेशन बन के आएगी, मतलब T1 इक्वल्स टू mag साइन थीटा। पहले इन तीनों इक्वेशन को चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। भाई देख लो, अभी भी T1 mag साइन थीटा के बराबर, T1 प्लस mbg साइन थीटा के बराबर, T mcg के बराबर। अब बस क्या करना है, सारी वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं T1। तो भैया T1 इज इक्वल्स टू, एम ए की वैल्यू गिवन थी 1, ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना, हाफ। 1/2। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं। 5 न्यूटन। T1 की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई, तो आ जाओ ऊपर, तो T की वैल्यू निकाल लो। तो T इक्वल्स टू T1 जो कि है 5 प्लस MB की वैल्यू जो है 2 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू साइन 30 डिग्री जो कि है हाफ। तो भैया ये कितना आया, 15 न्यूटन। अब आ जाओ सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हमें टी की वैल्यू पता चल गई है 15,
MC की वैल्यू मेरे को पता नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू मेरे को पता है 10, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो MC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5, बिल्कुल, मतलब 1.5 kg। भैया ये इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1.5 kg। सब लोगों से एक फिर से बहुत उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई प्लीज देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो बता दो। और दिक्कत नहीं है तो पूरा कंप्लीट करो, नोट डाउन करो और खत्म करो इसे। डन, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला, आज की क्लास में तो हम इनको डेरिवेशन एक एक फॉर्मूला मार्क कर कर और इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सॉल्विंग समझाना चाह रहा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे और उसको हर जगह अप्लाई कैसे करना है फिर वो समझेंगे। Done, sir. वेरी गुड पलक मैडम, वेरी गुड। तो अब आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्लास खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टाटास, बाय बाय और टेक केयर और एंजॉय। Bye. बाय बाय यार, बाय बाय, sir. टेक केयर, एंजॉय। Good night. ओके यार, थैंक यू सो मच।